और बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? आज बड़ी अच्छी चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। आज हमको लगता है कि पूरी की पूरी चीज़ तुम लोग को आज नहीं मिलेगी। ठीक है? पिछले हफ्ते तुम लोग को मैंने गांधी जी पढ़ाए थे और फिर इसके पहले हिंदी में समाज पढ़ाए थे। आज हिंदी से रिलेटेड कुछ चीज़ें तुम लोग बताने वाले हैं। वो एक तो समझो हिंदी के इतिहास, हिंदी के इतिहास के बारे में, हिंदी के संविधान के बारे में बहुत कुछ चीज़ें, सब लगभग वो सब चीज़ नहीं चाहिए तुम लोग। हिंदी का विविध है तो उसको पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने से पहले आओ तुम लोग को एक चीज़ बताते हैं। कल एक लड़का हमसे मिला और उसने कहा कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, कोचिंग खुलता है फिर हम बताते हैं पढ़ाई में मन कैसे नहीं लगता है, फिर सबका मन लगने लगेगा। और तुम लोग को एक कहानी सुनाते हैं, छोटा सा 2 मिनट, फिर पढ़ाते हैं। एक महिला थी, बड़ा अच्छा पूजा पाठ में उनका बड़ा मन लगता था। इतना मन लगता था कि वो कहीं भी चली जाती थी, किसी रिश्तेदारी में चली जाती थी या कहीं फंक्शन में चली जाती थी, कहीं चली जाती थी। अपने घर पे रहती थी तो मंदिर जाती थी, लेकिन अगर घर से बाहर कहीं चली जाती थी तब भी वहाँ पर वो मंदिर में जाती। उनका नित्य प्रतिदिन काम था सुबह सुबह मंदिर जाना। मंदिर से इतना उनका लगाव था, भगवान से इतना लगाव था कि हमेशा वो मंदिर, वहाँ के पुजारी लोग भी उनको बहुत सम्मान देते थे। एक बार क्या हुआ, एक बार इसी तरह अचानक गई पंडित जी के पास जो पुजारी जी थे और उनसे कहें कि पुजारी जी हमारी कुछ समस्या है, उसका हल कीजिए। तो पुजारी जी ने कहा कि आपकी क्या समस्या है? तो उन्होंने कहा कि पुजारी जी मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि मैं मंदिर आती हूँ, मंदिर में मन नहीं लग रहा है। तो पुजारी जी ने कहा क्यों? तो कहा कि आती हूँ तो यहाँ पर कई ऐसे क्या कहते हैं पूजा करने आते हैं लोग जो देख रहे हैं कि भगवान का फोटो ले रहे हैं, देख रहे हैं तो यहाँ पर पूजा करने कोई आ ही नहीं रहा है, यहाँ गपशप कर रहा है। उसके बाद से परिक्रमा कर रही हूँ तो महिलाएं अपने घर की बात, अपनी पतों की शिकायत, इधर उधर की बातें हो रही हैं। पंडित जी जैसे लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर मंदिर पे कोई पूजा करने आया है, जैसे लग रहा है यहाँ पर सब लोग पिकनिक मनाने हैं। तो पंडित जी ने कहा कि ये तो बात सही है, तो ये आपकी समस्या है। तो कह रहे हैं तो इससे आपको, तो कहा कि इससे हमारा मन नहीं लग रहा है पूजा करने में। जब भी आ रही हूँ मंदिर में, घर से मैं आती हूँ मंदिर पूजा करने के लिए, मन लगाने के लिए, लेकिन मन नहीं लग रहा है। तो पुजारी जी ने कहा अच्छा ठीक है, आपकी समस्या का निजात मैं आपको कल बताऊंगा। आप बस एक काम करिएगा, लोटे में जल भर के, लोटे में पूरा भर दीजिएगा जल और पैदल घर से मंदिर आइएगा। ठीक है? और मंदिर आने के बाद इसकी 3 परिक्रमा कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा जो जल है वो गिरे ना। तो मैं कल आपकी इस समस्या का समाधान आपको बताऊंगा, मन क्यों नहीं लग रहा। चली गई। अगले दिन उन्होंने जैसे पुजारी जी कहा था, लोटे में पूरा जल भर के घर से निकली, पैदल आई मंदिर। मंदिर आने के बाद वो 3 चक्कर परिक्रमा की मंदिर का। उसके बाद पुजारी जी के पास गए। तब पुजारी जी के पास गए तो पुजारी से कहे कि पुजारी जी आज मेरे समस्या का आप समाधान कहते बताने के लिए, बताइए। तो पुजारी जी ने कहा कि अच्छा पहले ये बताइए, आज आपको कोई गॉसिप करते हुए दिखाई दिया? तो कहीं नहीं। फिर उन्होंने कहा आज आपने किसी को फोटो खींचते हुए देखा? तो उन्होंने कहा नहीं। तो कहा आज आपने किसी को क्या कहता है, आपका ध्यान आज भटका? तो उन्होंने कहा नहीं। तो कहें जानते क्यों? क्योंकि आपका ध्यान कहाँ था? उस पूजा पर, कि वो जल कहीं गिरे ना, इसलिए आपका ध्यान तो वहां पर था। और इसके पहले आपका ध्यान वहां नहीं था। तो आपका ध्यान कहाँ है? पूजा की तरफ। तो आप पूजे पे ध्यान दीजिए। कौन क्या कर रहा है उससे आपको क्या मतलब है? उसी तरह तुम्हारी पढ़ाई है बेटा, पढ़ाई करो, मन क्यों नहीं लगेगा? अभी कुछ ही दिनों में, जल्द ही 10 ही 15 दिनों में मैं तुम लोग को पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। 2-3 महीनों में एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो मन लगाओ पढ़ने में। मन क्यों नहीं लगेगा? ध्यान दो। देख लेना लॉकडाउन, अब देखो कि सफल कैसे होना है। लक्ष्य को अपना बनाकर तैयारी करो। ठीक है? तो चलो एक बड़ी अच्छी चीज सुना देते हैं। इसमें दिया लिख रहा था मैं, हम दिए को फूंक कर बुझा सकते हैं पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है और जो जलता है वह खुद ही बुझ जाता है। ठीक है? चलो ध्यान दो, बहुत बेहतरीन चीज दे रहा हूं, एकदम ध्यान से देखो। हिंदी भाषा का विकास क्रम, हिंदी भाषा का विकास क्रम। हमारी भाषा क्या है? हिंदी। तुम लोग जानते हो हमारे देश की भाषा क्या है? हिंदी। उसी पर आज तुम लोग बताएंगे हिंदी भाषा का विकास क्रम। सबसे पहले हिंदी के इतिहास के बारे में 1 लाइनर क्वेश्चन है बेटा, 1 नंबर का। संस्कृत से उत्पन्न भारतीय आर्य भाषाओं के अपभ्रंश से 1050 से 1150 ईस्वी के बीच हिंदी का जन्म माना जाता है। ध्यान से सुनना, संस्कृत से उत्पन्न भारतीय आर्य भाषाओं के अपभ्रंश से 1050 से 1150 के बीच हिंदी का जन्म माना जाता है। 1165 से 1192 ईस्वी के बीच में दरबारी कवि चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज दासों के रूप में हिंदी साहित्य की प्रथम रचना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो, जिसके दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई ने, उन्होंने इसे रचित किया। प्रथम हिंदी उपन्यास परीक्षा गुरु, जिसे लाला श्रीनिवास द्वारा लिखा गया था। प्रथम हिंदी उपन्यास कौन था? परीक्षा गुरु, जिसे लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। गोपाल चंद्र का नहुष, ये क्वेश्चन आया है बेटा, ये समीक्षा अधिकारी 16 वाले में किसी में था। गोपाल चंद्र का नहुष हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। 1796 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित जॉन गिलक्रिस्ट की ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज टाइप आधारित देवनागरी में प्रकाशित प्रथम किताब है। हिंदी का प्रथम अखबार उर्दन मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन किया था। यानी हिंदी का प्रथम अखबार कौन था? उर्दन मार्तंड, जो 30 मई 1826 ईस्वी को पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने संपादन इसका किया था। हिंदी भाषी प्रदेशों में सर्वप्रथम बिहार में 1835 में हिंदी आंदोलन शुरू हुआ था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम गुजराती कवि श्री नर्मद ने रखा था, जिनका कार्यकाल था 1833 से 86। भारत में प्रथम बार हिंदी में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति सर आशुतोष मुखर्जी ने फोर्ट विलियम कॉलेज द्वारा 1919 में शुरू किया था। वर्ष 1930 ईस्वी में प्रथम हिंदी टाइपराइटर अस्तित्व में आया। 1931 ईस्वी में आरदेशीर ईरानी ने भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा हिंदी में बनाई थी। भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, जो हिंदी में बनी थी, और पहली जो फिल्म थी हमारी वो हरिश्चंद्र थी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। लोकसभा में 15 मई 1952 ईस्वी को प्रथम बार हिंदी में संबोधन किया था तत्कालीन सांसद NL शर्मा ने। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के, जो बेल्जियम के निवासी थे, डॉक्टर फादर कामिल बुल्के द्वारा निर्मित अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश हिंदी भाषा का सबसे प्रामाणिक शब्दकोश माना जाता है। हिंदी की प्रथम इंटरनेट पत्रिका भारत दर्शन, हिंदी की प्रथम इंटरनेट पत्रिका का नाम क्या था? भारत दर्शन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। भारत दर्शन न्यूजीलैंड से प्रकाशित हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम बार हिंदी में भाषण 1977 में तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रहे स्वर्गीय प्रेम शंकर गुप्त हिंदी में निर्णय देने वाले प्रथम न्यायाधीश थे। इंजीनियर आलोक कुमार ने 21 अप्रैल 2003 को हिंदी का प्रथम ब्लॉग 9211 शुरू किया। तो ये हिंदी के कुछ ऐसे चीजें थी जो तुम लोग को जाननी चाहिए, ठीक है? तो समझो कि हिंदी का ये विविध था, तो हिंदी भाषा का विकास करो। अब बात करेंगे राजभाषा की ऐतिहासिकता। राजभाषा की ऐतिहासिकता, अब हिंदी से हमारी इतिहास से क्या संबंध है, थोड़ा देखिएगा। सम्राट अशोक के समय राजभाषा व लोक भाषा क्या थी? पाली थी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने अलग से नोट किया है। सम्राट अशोक के समय राजभाषा व लोक भाषा क्या थी? सम्राट अशोक के समय यानी मौर्य साम्राज्य के समय पाली। सातवाहनों की राजभाषा क्या थी? प्राकृत। शुंगों के समय राजभाषा व लोक भाषा क्या थी? संस्कृत। पल्लव के प्रारंभिक अभिलेख प्राकृत में मिले थे। पल्लव के प्रारंभिक अभिलेख यानी शुरुआत के जो अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में थे, बाद में संस्कृत में मिलने लगे। अब पल्लव की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। गुप्तों का समय भी राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। चोलों की राजभाषा तमिल थी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं। राष्ट्रकूटों की मातृभाषा व राजभाषा कन्नड़, लेकिन इनके अभिलेख संस्कृत में है। विजयनगर की राजभाषा तेलुगु और विजयनगर हरिहर और बुक्का। विजयनगर के शासकों के ताम्रपत्रों में नागरी लिपि का नया रूप नंदी नागरी लिपि का प्रयोग हुआ। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, फिर से ध्यान सुनना। विजयनगर की राजभाषा तेलुगु थी और विजयनगर के शासकों के ताम्रपत्रों में नागरी लिपि का नया रूप नंदी नागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। अपभ्रंश अभीरों की राजभाषा थी। चंदेल शासकों ने इस सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग अपने लेखों में किया था। वत्ते लुट्टू यह गोल लिखावट की तमिल लिपि है। इसको घसीट की लिपि कहा जाता है। यही क्वेश्चन बताने वाले थे। इसको क्या कहता है? वत्ते लुट्टू को घसीट की लिपि कहा जाता है और संस्कृत में लिखे हिस्से में इस लिपि का प्रयोग होता था। तुर्क अपने साथ
फारसी भाषा लेकर आए और यही भाषा सल्तनत और मुगलों की राजकीय भाषा हुई। तो ये कुछ भाषाएं थे जो तुम्हें इतिहास के बारे में दर्शन कराते हैं। ठीक है, अब आइएगा शास्त्रीय भाषा हेतु निर्धारित मापदंड। एक एग्जाम था, उसमें मैंने पेपर दिया नहीं था, मैंने पेपर देखा था, उसमें दिया था हमारी कितनी शास्त्रीय भाषा है। तो 6 शास्त्रीय भाषा है हमारे। पहली तमिल 2004 में, फिर संस्कृत 2005 में, फिर तेलुगु 2008 में, फिर कन्नड़ 2008 में, फिर मलयालम 2013 में, फिर उड़ीसा 2014 में। यानी टोटल 6 भाषा है, टोटल 6 भाषाएं हैं शास्त्रीय भाषा। ठीक है, अब देखिएगा शास्त्रीय भाषा का निर्धारित मापदंड क्या होता है, किसको शास्त्रीय भाषा माना जाता है। संदर्भित भाषा के प्रारंभिक ग्रंथ काफी प्राचीन हो, यानी जिस भाषा का ग्रंथ काफी प्राचीन होगा वह शास्त्रीय भाषा का दर्जा उसको मिलेगा। उस भाषा की एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा हो, और उस भाषा की क्या हो, समृद्ध साहित्यिक परंपरा हो। वह एक मूल भाषा हो, किसी अन्य भाषा से संबंधित ना हो। उस भाषा का प्राचीन साहित्य आधुनिक साहित्य से भिन्न हो। जहां पर ये चीजें मिलेंगी वो उससे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया जाएगा। विश्व की 5 सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, विश्व की 5 सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। पहला मैंडरिन, दूसरा हिंदी, हम चालू कर दिए हैं। 5 भाषाएं जो सर्वाधिक बोली जाती है विश्व में, उसमें तुमको बताया भी मैंडरिन बोला जाता है, यानी मंदारिन जो चीनी भाषा इसको कहते हैं। दूसरी सर्वाधिक बोली जाती है हिंदी, विश्व में तीसरी जो सर्वाधिक बोली जाती है वो स्पेनिश, चौथी जो बोली जाती है अंग्रेजी, और 5वीं जो बोली जाती है अरबी। ठीक है, अब बात करेंगे भारत में 5 सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। भारत में सर्वाधिक जो बोली जाती है भाषा वो हिंदी है 40.2%, दूसरी है बांग्ला 8.3%, तीसरी है तेलुगु 7.9%, चौथी है मराठी 7.5%, 5वीं है तमिल 6.3%, और 6वीं बता दे रहे हैं उर्दू 5.3%। तो यह तुम्हारा शास्त्रीय भाषा के बारे में जान गए। विश्व में 5 भाषाएं जो बोली जाती है वो, भारत में जो सर्वाधिक 5-6 भाषा बोली जाती है वो, राजभाषा का इतिहास और हिंदी भाषा का विकास क्रम। ठीक है, अब आओ इधर पढ़ाते हैं। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, आओ इसके बारे में बताते हैं। विश्व में हिंदी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार ने 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित किया। इसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ठीक है ना, तो ध्यान देना, विश्व में सबसे पहले 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में मनाया गया, जिसमें कितने देश शामिल थे, 30 देश शामिल थे, और 130 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल थे। एक बड़ा अच्छा ये अलग से क्वेश्चन मिला, ध्यान देना। विश्व हिंदी सम्मेलन की संकल्पना राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, महाराष्ट्र में है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा द्वारा 1973 में शुरू की गई थी। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तो उन्होंने ही किया था। इस सम्मेलन की वर्षगांठ मनाने के लिए 2006 से प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में देश की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। ये वन लाइनर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 18 से 20 अगस्त 2018 को मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई, कई जगह पोर्ट लुइस भी दिया रहता है, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में हुआ। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में हुआ था 18 से 20 अगस्त के बीच में। सम्मेलन का थीम था वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कृति। सम्मेलन की थीम क्या थी, वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कृति। ठीक है, हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने का आह्वान किया गया, और वो जो सम्मेलन हुआ था उसका थीम था वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कृति, और उसमें हिंदी को यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने का अनुरोध किया गया, आह्वान किया गया। यह तीसरा अवसर था जब विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन मॉरिशस में किया गया। ठीक है, अब अभी तक जो भी सम्मेलन हुए हैं इसका बड़ा अच्छा से इसको एकदम जबान पे याद कर लेना बेटा। विश्व हिंदी सम्मेलन की तिथि और आयोजन स्थल, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में हुआ था नागपुर भारत में, दूसरा 1976 में पोर्ट लुई मॉरिशस में, तीसरा 1983 में नई दिल्ली भारत में,
चौथा 1993 में पोर्ट लुई मॉरिशस में, पांचवा 1996 में पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाड एवं टोबैगो जो देश है, छठवां हुआ था 1999 में लंदन ब्रिटेन में, सातवां हुआ था 2003 में पारामरीबो सूरीनाम में हुआ था, 2007 में हुआ था न्यूयॉर्क अमेरिका में, 2012 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है, 2015 भोपाल भारत में, यानी 10वां, यानी 1 से लेकर 10 तक ये तुम्हारा क्रम है। 11वां तुम्हारा हो गया 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन, और 12वां 10 से 12 सितंबर 2021 जो प्रस्तावित है वो देवास मध्य प्रदेश में पड़ता है भारत। ठीक है, अब आगे देखो, अब हम बात करेंगे, तो ये तुम्हारा हो गया विश्व हिंदी दिवस। अब बात करेंगे संविधान में भाषा संबंधी प्रावधान। ठीक है, भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351, यह क्वेश्चन वीडियो में भी आया था। भाग 17 में है, अनुच्छेद 343 से 351 है संविधान में भाषा संबंधी प्रावधान। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 343 से 351 के बारे में एक एक लाइन में तुम लोग को समझा देता हूं। ठीक है ना, ध्यान सुन लेना। अनुच्छेद 343, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी की होगी। यानी अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा यानी हमारे देश की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी। अनुच्छेद 344, राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर एवं पुनः 10 वर्ष के पश्चात एक आयोग की स्थापना करेगा। एक तरह से कह सकते हो अनुच्छेद 344 के तहत ही राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन कर सकता है। अनुच्छेद 345, राज्य की राजभाषा या राजभाषा है, जो राज्य की राजभाषा होती है, जैसे केंद्र की भाषा तो राज्य की राजभाषा होती है, अनुच्छेद 345 में आ जाता है। ठीक है, 346, एक राज्य दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की राजभाषा है, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो पत्राचार या पत्रादि की राजभाषा होगी, अनुच्छेद 343 के तहत। अनुच्छेद 347, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष संबंध, यानी किसी राज्य की जनसंख्या के हिसाब से कौन सी भाषा बोली जाएगी उसके हिसाब से, अनुच्छेद 347। 348, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय और संसद और विधानमंडल, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में, और देश में संसद होता है, राज्य में विधानमंडल होता है, उसमें प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 349, राजभाषा संबंधी कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 350, क 2 है, क और ख। क, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में सुविधाएं, ये शिक्षा की सुविधाएं बताते हैं। अब तुम लोग हमने 350 क को हम लोग नीति निर्देशक सिद्धांत पर रखते हैं, और नीति निर्देशक सिद्धांत को कानूनी अधिकार नहीं प्राप्त है, इसीलिए कहा जाता है अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में शिक्षा देना। 350 ख, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति। और 351, हिंदी भाषा का विकास एवं प्रचार प्रसार, यानी हिंदी को प्रोत्साहित करना, ये किसमें आ जाएगा, 351। तो अनुच्छेद 343 से 351 के बारे में इसका विस्तृत जब संविधान पढ़ाएंगे तो मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान के भाषा संबंधी प्रावधान के बारे में। ये आप लोग जानते भी हैं, थोड़ा समझा देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा संबंधित कुछ विषयों को सलाह देने के लिए एक आयोग का गठन का प्रावधान है। मैंने बताया अनुच्छेद 344 के तहत, सुनिएगा, राष्ट्रपति को राजभाषा संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के एक आयोग के गठन का प्रावधान है, और राष्ट्रपति इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 को प्रथम भाषा आयोग का गठन किया था। तो 7 जून 1955 को प्रथम भाषा आयोग का गठन अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति ने किया था। बीजी खेर इस आयोग के अध्यक्ष थे, और इस आयोग ने 1956 में राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन दिया, और 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में बनी संसदीय समिति ने इस प्रतिवेदन की समीक्षा की गई थी। 8वीं अनुसूची, 12 अनुसूची, जब मूल संविधान थे तो 8 अनुसूची थी, बाद में 12 अनुसूची। 8 अनुसूची, जो 8वीं अनुसूची हमारी है वो राजभाषा संबंधित है। तो 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में, जब मूल संविधान में 8वीं अनुसूची थी तो कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई हैं, 22 भाषा हो गई हैं। ये क्रम एकदम सही है, इसको क्लियर कर लेना। पहली जो भाषा उसमें थी वो असमिया थी, दूसरी बांग्ला थी, तीसरी गुजराती थी, चौथी हिंदी थी, 5वीं कन्नड़, 6वीं कश्मीरी, 7वीं मलयालम, 8वीं मराठी, 9वीं उड़िया, 10वीं पंजाबी, 11 संस्कृत, 12 तमिल, 13 तेलुगु और 14 उर्दू। 14वीं भाषा उर्दू थी। इसके बाद, ये मूल संविधान में थे, इसके बाद 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा 15वीं भाषा जो जोड़ी गई वो थी सिंधी। तो हमारी 15वीं भाषा थी सिंधी। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम
1992 द्वारा जोड़ी गई 16वीं 17वीं 18वीं भाषा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 19वीं 20वीं 21वीं 22वीं भाषा जो जोड़ी गई डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। और हमारी आखिरी 22वीं भाषा कौन है? संथाली। ठीक है, तो आज हमने क्या जाना? संविधान, हिंदी के संविधान के बारे में, ठीक, विश्व हिंदी दिवस के बारे में, उसके बाद राजभाषा की ऐतिहासिकता, शास्त्रीय भाषा, विश्व में जो सर्वाधिक बोली भारत में जो बोली जाती है, इसके अलावा हिंदी भाषा विकास का क्रम। तो ये पूरा तुम लोग का एक विविध है जो हमको लगता है तुम लोग को एक एक लाइन क्लियर करने के लिए बहुत अच्छे सुंदर से तुम लोग नोट्स बनाना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और हिंदी दिवस जो हमारे देश में मनाया जाता है 14 सितंबर। तो 10 जनवरी को पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था, इसलिए वो डेट 10 जनवरी है। और 14 सितंबर को हिंदी को संविधान में लागू किया गया था, अपनाया गया था, इसलिए हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है बेटा, तो अच्छे से इसका नोट्स बना लेना, फिर परसों तुम लोग को हम कुछ नया देते हैं। और अभी एक कहानी सुनाया ना, तो उस कहानी का भावार्थ क्या था? एकाग्रता। मत देखो आगे पीछे समाज में क्या हो रहा है, अभी सब फिर से लाइन में सब दौड़ना स्टार्ट कर दोगे। तो अभी भी कुछ दिन समय है, उसको अच्छे से ध्यान देकर अपने समय को आगे बढ़ाओ। और सब ठीक है, खुश रहो, अच्छे से रहो। बहुत तेज दिन पढ़ाएंगे।